हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको घर बैठे निःशुल्क रूप से जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स, करंट के जो भी इश्यूज़ हैं उनको पूरी तरीके से बताया जा सके और इतनी डिटेलिंग के साथ बताया जा सके कि आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें। तो अपनी इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम एक करंट का इशू ले रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे हाल ही में उत्पन्न हुई राजनीतिक अस्थिरता की नेपाल में, जिसमें नेपाल में प्रधानमंत्री ने संसद को भंग कर दिया है। उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस तरीके से इसमें भारत की भूमिका होनी चाहिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। दोस्तों, हम देखेंगे कि भारत और नेपाल के बीच में किस तरीके से रिश्तों की पृष्ठभूमि है और चीन का इसमें किस तरीके से हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के प्रभाव में आते जा रहे हैं और भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका कितनी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इन सभी बातों पर हम पूरी विस्तार में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस विषय के बारे में पूरी डिटेल पता चल जाए। दोस्तों, अगर हम भारत और नेपाल की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही भारत और नेपाल के रिश्ते रहे हैं और आज़ादी के बाद से ये रिश्ते और भी मजबूत होते रहे हैं। लेकिन हाल के समय में चीन से जिस तरीके से नज़दीकी बढ़ी है और इनके जो बीच में जो संधियां हुई हैं, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं और जिस तरीके से इनके बीच में व्यापार बढ़ता जा रहा है और भारत और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री को लेकर विवाद होता जा रहा है, जिस तरीके से चीन और भारत के बीच में, साथ ही भारत और नेपाल के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से देखा जाए तो यह मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और नेपाल में संसद के इस तरह से भंग होने से वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी एक झटका लगा है। और अगर हम बात करें तो इस समय भारत और नेपाल को एक बैलेंस की आवश्यकता है, जिससे भारत चीन को भी काउंटर कर सके और नेपाल से भी एक बेहतर रिश्ते को बना सके। क्योंकि हम जानते हैं कि चीन बाहर से नेपाल को इस तरीके से प्रोत्साहित कर रहा है कि वो भारत के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दे रहा है और इस बीच काफ़ी विवाद बाउंड्री को भी लेकर हो रहा है। हाल के समय में हमने देखा था। तो इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही विस्तार में देखेंगे, चाहे चाइना नेपाल बायलैटरल ट्रेड की बात हो, चाहे चाइना सिल्क रोड कनेक्शन की बात हो, और भारत और नेपाल के बीच में जो 1950 की संधि है उसका क्या प्रभाव है, उसके क्या बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और चीन को काउंटर करने के लिए भारत के लिए नेपाल का साथ कितना इम्पॉर्टेंट है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता क्या है और किस वजह से है, इसकी क्या समस्याएं हैं। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही विस्तार में आइए देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हाल ही नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने वहां की संसद को भंग कर दिया और इसकी सिफारिश की, जिसे हृदयदेवी भंडारी जो कि राष्ट्रपति हैं उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। और इस कारण नेपाल में एक राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूशनल अस्थिरता की स्थिति बन गई है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ओली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं जो लगभग 2/3 बहुमत से सरकार में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया जिसका काफ़ी विरोध हो रहा है, इवन उनकी पार्टी में भी विरोध हो रहा है। इससे पहले उन्होंने एक ऑर्डिनेंस भी लाया जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट में बदलाव का प्रयास किया गया, जिससे उन्हें काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएँ। और विरोध के बाद उन्होंने कहा कि वे इसे वापस ले लेंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने संसद को ही भंग करने का रिकमेंडेशन कर दिया और नए चुनाव भी शेड्यूल कर दिए गए हैं। और इस कारण से कई विरोध हो रहे हैं और संवैधानिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रधानमंत्री का ये निर्णय गलत है, क्योंकि वहाँ के संविधान के अनुसार यह निर्णय तभी लिया जा सकता है जब कोई दल बहुमत में ना हो या सरकार बनाने की स्थिति में ना हो। लेकिन जब चूँकि वहाँ के राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार भी कर लिया है तो सर्वोच्च न्यायालय को ही अंतिम निर्णय लेना होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें नेपाल की तो वहाँ पर पहले राजशाही हुआ करती थी और 2015 से ही वहाँ पर संविधान आने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ है और उसके बाद से ही वहाँ पर एक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने लगी। और 2017 में प्रधानमंत्री की कम्युनिस्ट पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ में अपने सहयोगी के साथ सत्ता में आती है और एक नई शुरुआत होती है। लेकिन
उसके बाद में अगर हम बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की भी पार्टी इनके साथ में आ जाती है और इनकी पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और इनके बीच में मर्जर हो जाता है। परंतु दोनों में वैचारिक मतभेद हमेशा बने रहे और इस कारण कई बार सरकार चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई बार इन्हें पद से हटाने की भी मांग होती रही। और अगर हम कहें तो हाल के समय में उठा विवादों के बाद में इसी कारण से कई बार इनको अपना पद छोड़ने के लिए कहा गया और जब अमेंडमेंट की वापस करने की बात हुई तो इन्होंने पार्टी लाइन से अलग संसद को ही भंग करने की सिफारिश कर दी है अब। तो इस वजह से काफ़ी विवाद हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नेपाल के लिए काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता का विषय होगा और आर्थिक और कोरोना वायरस की समस्या के बीच में ये एक और बड़ी चुनौती बन जाएगी। और अगर हम बात करें भारत के नज़रिए से तो नेपाल की समस्या भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल और चीन में नज़दीकी बढ़ रही है उससे भारत की सीमा सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। नेपाल और भारत एक लंबी सीमा बनाते हैं और बिना रोकटोक आवागमन बना रहता है। आज़ादी के बाद से भारत और नेपाल के बीच एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है, लेकिन जब से नेपाल में राजशाही समाप्त हुई और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, इसकी नज़दीकी नेपाल की नज़दीकी चीन से काफ़ी बढ़ती रही है। और पिछले वर्ष जिस तरीके से चीन के राष्ट्रपति ने नेपाल की यात्रा की और इन दोनों के बीच जिस तरीके से कई समझौते हो रहे हैं उसने भारत की चिंताओं को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। और आज नेपाल में प्रधानमंत्री चीन को अपना एक घनिष्ठ सहयोगी बताता है और उनके बीच में चाहे राजनीतिक रूप से हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, हर प्रकार के समझौते हो रहे हैं। नेपाल हर प्रकार के कच्चे माल को चीन से आयात कर रहा है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, हर प्रकार के, चाहे वो हथियार ही हो, वो नेपाल चीन से आयात कर रहा है और इससे वो उस पर निर्भर होता जा रहा है, जिससे उसका राजकोषीय घाटा भी काफ़ी बढ़ रहा है और चीन ऋण के बोझ तले नेपाल को दबाता जा रहा है। और उसकी यही नीति रही है, भारत को घेरने की जो मोतियों की माला की उसकी रणनीति है वो इसी पर आधारित है। श्रीलंका, बांग्लादेश, हर प्रकार के भारत के पड़ोसी देशों को उसने इसी रणनीति से पहले अपने पर निर्भर बनाया है, फिर उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और भारत को घेरने का प्रयास किया है। और भारत और नेपाल जिस तरीके की खुली सीमा साझा करते हैं उससे भारत की सुरक्षा को बड़ा खतरा है, ख़ासतौर पे जब चीन और पाकिस्तान की जो नज़दीकी है वो तो जग जाहिर है, इससे भी काफ़ी खतरा उत्पन्न हो सकता है। और नेपाल को आकर्षित करने के लिए वो कई प्रकार के ड्यूटी फ्री एक्सेस भी उत्पादों पर देता है और बदले में वहाँ पर हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और हर प्रकार के निवेश करता जा रहा है चीन, जिससे नेपाल पर डिपेंडेंस बढ़ रहा है, नेपाल का डिपेंडेंस चीन पर बढ़ता ही जा रहा है। और बदले में नेपाल ने उसके वन बेल्ट वन रोड, जिसे सिल्क प्रोजेक्ट के भी नाम से जाना जाता है, को भी स्वीकार कर लिया है और इसका भी भारत ने काफ़ी विरोध किया था इस प्रोजेक्ट का। और नेपाल और चाइना के बीच में रक्षा समझौते बड़े स्तर पर हो रहे हैं, हथियारों का भी लेन देन हो रहा है। और वहीं पर अगर भारत और नेपाल के रिश्तों की बात करें तो ये काफ़ी पहले से हैं, अंग्रेज़ों के समय से, और 1950 आज़ादी के बाद इनके बीच में एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हुई, जिसके तहत ये तय हुआ कि भारत और नेपाल के बीच के जो क्षेत्र के निवासी हैं वे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पासपोर्ट वीज़ा के एक दूसरे के देशों में आवागमन कर सकेंगे, व्यवसाय कर सकेंगे, प्रॉपर्टी रख सकेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक समझौता था, जिससे भारत और नेपाल के बीच में जो एक मित्रता का माहौल है, जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, वो झलकता है और इसके द्वारा एक सहयोग की भावना को दिखाया गया। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की जब से स्थापना हुई तब से वो धीरे धीरे चीन की तरफ आकर्षित होने लगा और समय समय पर इस तरह की बातें की, जिससे भारत और नेपाल के बीच में दूरी बढ़ती रही। भारत और नेपाल के बीच में 1816 में भी एक समझौता हुआ था, ट्रीटी ऑफ सगौली की, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि यदि दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी कोई विवाद हो तो इस समझौते का सहारा लिया जाए। और इस समझौते में यह तय किया गया था कि अगर हम बात करें कि महाकाली नदी की, तो इसके पूर्व का जो क्षेत्र होगा वो नेपाल का होगा और पश्चिम का जो क्षेत्र होगा वो भारतीय क्षेत्र होगा। लेकिन हाल ही में जब 8 मई 2020 को हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मानसरोवर को एक नए सड़क का उद्घाटन किया, तब से एक नई समस्या का जन्म हो गया, क्योंकि नेपाल ने कहा कि यह विवादित क्षेत्र है और काला पानी और लिपुलेख के बीच का विवादित क्षेत्र है, जिस पर नेपाल ने अपना हिस्सा बताया। लेकिन भारत इसे अपना क्षेत्र शुरू से मानता रहा है और नेपाल के प्रधानमंत्री ने कई ऐसी टिप्पणियां कर दी जिससे ये तल्खी बढ़ती ही चली गई और उसने कहा कि 1962 से कई हिस्सों पर नेपाल के भारत ने कब्जा कर रखा है और उसे
नेपाल को वापस कर देना चाहिए वो सारे हिस्से। हालांकि इन सभी क्षेत्रों पर भारत पिछले 60 सालों से नियंत्रण स्थापित किए हुए है और न सिर्फ भारत बल्कि चीन भी इसे भारत का ही संप्रभु भाग मानता रहा है, लेकिन नेपाल फिर भी विरोध कर रहा है। इस क्षेत्र की एक भारत के लिए रणनीतिक महत्व भी है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली और तिब्बतन प्लेटों के बीच में जो लिंक है वो काफ़ी छोटा है, कम समय लगता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। परंतु अगर देखा जाए तो नेपाल इस विवाद को जानबूझकर बढ़ा रहा है, क्योंकि रोड तो रातों रात बनी नहीं है। बात यह है कि जब से वहाँ पर प्रधानमंत्री को हटाने की बात की गई है, तब से नेपाल के प्रधानमंत्री ने इसे एक अवसर की तरह देखा और एक राष्ट्रवाद की भावना को उभारने का प्रयास किया, जिससे वे विरोधियों को भी अपने साथ ले आ सकें। और यही प्रयास के तहत उन्होंने इसका प्रयास किया कि भारत से विरोध दिखाया जाए। और यहीं पर भारत के आर्मी चीफ ने भी अपना एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा नेपाल यह जो कुछ भी कर रहा है वह किसी और के उकसावे में कर रहा है, और इस प्रकार उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया कि यह सब कुछ चीन की तरफ से हो रहा है। और भारत और चीन की अगर हम बात की जाए तो उनके बीच के रिश्तों को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके की दूरी बनी हुई है। पर यदि भारत और नेपाल की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक रूप से गहरे संबंध रहे हैं। लोगों का आवागमन हुआ है, पारिवारिक संबंध भी बने हैं, और इसी के मद्देनज़र भारत ने हमेशा प्रयास किया कि भारत और नेपाल के बीच में एक मजबूत प्रोग्रेसिव रिश्ता बना रहे। परंतु नेपाल ने हमेशा ऐसा प्रयास किया कि कभी वो चीन की तरफ, कभी भारत की तरफ, और भारत ने हमेशा तकनीक रूप से सहायता की है, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे जब वहाँ पे भूकंप आया हो, हर प्रकार की सहायता नेपाल की करता रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो नेपाल का महत्व हर दृष्टि से भारत को लिए है, और मुख्यतः सुरक्षा की दृष्टि से, और भारत ने अपने संबंधों को बनाए रखने का प्रयास भी किया है। लेकिन नेपाल का यह राजनीतिक अस्थिरता भरा माहौल इस समस्या को पैदा कर रहा है, और अस्थिरता को समाप्त होना दोनों ही देशों के लिए काफ़ी आवश्यक है। और यदि भारत की तरफ से भविष्य की राह को देखें तो भारत को नेपाल और चीन के बढ़ते संबंधों के बजाय अपने और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और अगर प्रयास किया जाए तो दोनों ही देशों को जो भी विवाद हैं उनको 1950 और 1816 की जो भी संधि है उसके अनुसार अपने विवादों को दूर करना चाहिए द्विपक्षीय वार्ता के तहत, और अगर ऐसा हो सके तो यह काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सभी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हमारे साथ बने रहिए।